नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो प्लीज कर लें। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हुनरमंद लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। ऐसे लोग जो पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं, हाथ का काम करते और भारतीय शिल्प को संरक्षित रखने में योगदान देते हैं, उनकी उपेक्षा और बदहाली को लेकर अक्सर लिखा कहा जाता है। अब केंद्र ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऐसे लोगों को वित्तीय मदद पहुंचाने, पहचान प्रतिष्ठित करने और उनके हुनर को बाजार में जगह दिलाने की पहल की है। इस योजना के तहत 5% ब्याज पर 1 लाख और फिर अगले चरण में अधिक धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 30 लाख पारंपरिक कामगार परिवारों को लाभ मिलने का दावा है। इसमें 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। निस्संदेह इस योजना से ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो मिट्टी के बर्तन बनाने, चटाई बुनने, लुहारगिरी, सुनारगिरी आदि हस्तशिल्प के पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं। ऐसे लोग प्रायः पैसे की कमी के चलते अपने पेशे को बड़ा व्यावसायिक मंच नहीं बना पाते, अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक नहीं पहुंचा पाते। इस लिहाज से यह योजना काफी मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते इसे संजीदगी से लागू किया जाए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ऐसे पारंपरिक हस्तकौशल से जुड़े कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है। पहले भी अलग अलग प्रांतों के हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह दिलाने के मकसद से योजनाएं चलाई जाती रही हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन और सरकारी केंद्र इस दिशा में लगातार प्रयासरत देखे जाते हैं। जगह जगह विशेष हाट, बाजार और विक्रय केंद्र बनाकर हस्तशिल्प को मंच देने की कोशिश की जाती रही है, मगर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन सब से इस मायने में अलग कही जा सकती है कि इसमें हस्तशिल्पियों को सीधे वित्तीय मदद उपलब्ध हो सकेगी। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने, उन्नत बनाने की दिशा में नए ढंग से सोचने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कामगार गुरु शिष्य परंपरा के तहत दूर दराज के इलाकों में हस्तशिल्प सीखते हैं। उन्होंने किसी प्रकार की व्यवस्थित शिक्षा नहीं ली है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वे छोटी मोटी चीजें बनाते और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना गुजारा चलाते हैं। विश्वकर्मा योजना से उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है कि वे भी सुशिक्षित उद्यमियों की तरह अपने कौशल को व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। केंद्र सरकार का जोर कौशल विकास पर है। दुनिया भर में माना जा रहा है कि वही अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी जिनमें कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। इस दृष्टि से भी यह योजना स्थानीय स्तर पर कौशल विकास की दिशा में
एक बेहतर कदम कही जा सकती है, मगर जिस तरह दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं भारी मशीनों और थोक उत्पादन पर निर्भर होती गई हैं, उसमें स्थानीय कौशल को बड़े बाजार में कहां तक जगह मिल पाएगी, कहना मुश्किल है। हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने वाले पहले के प्रयासों का अनुभव यही है कि आज भी बहुत सारे लोग अपने पारंपरिक पेशे छोड़कर किसी दूसरे रोजगार, मजदूरी या नौकरी की तलाश में देखे जाते हैं। हालांकि विश्वकर्मा योजना में ऐसे लोगों को बाजार उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है, मगर जब तक इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक इसके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का दावा नहीं किया जा सकता। एक सभ्य समाज, संस्था और व्यक्ति की पहचान इससे भी होती है कि वह सामान्य व्यवहार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। खासकर महिलाओं के बारे में उपयोग किए जाने वाले शब्दों, वाक्यों से उस समाज की मानसिकता का भी पता चलता है। इस मामले में भारत के अधिकतर समाजों में स्त्री के प्रति बहुत सारे असम्मानजनक शब्द चलन में हैं। वही शब्द धीरे धीरे प्रशासनिक और अदालती कामकाज में भी घुसपैठ कर गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने ऐसे शब्दों की पहचान की और उन्हें अदालती भाषा से बाहर करने का फैसला किया। एक टीम बनाकर ऐसे शब्दों की पहचान की गई जो महिलाओं के लिए प्रायः समाज में रूढ़ और अपमान सूचक हैं। उन शब्दों की जगह प्रयुक्त हो सकने वाले शब्दों और वाक्यों के विकल्प भी तलाशे गए और फिर हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप शीर्षक से 30 पन्नों की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। इसमें उन शब्दों की सूची दी गई है जो अदालती कामकाज में प्रयोग होते रहे हैं। वे शब्द अदालती फैसलों तक में प्रयुक्त हुए हैं। अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उन रूढ़ हो चुके शब्दों के बजाय उनके सम्मानजनक विकल्पों का उपयोग किया जाए। यह पुस्तिका वकीलों और न्यायाधीशों दोनों के लिए है। यह पहली बार है जब किसी प्रधान न्यायाधीश का ध्यान अदालती भाषा में घुसपैठ कर चुके स्त्रियों के प्रति इस्तेमाल होने वाले रूढ़ और अपमानसूचक शब्दों की तरफ गया। इस साल महिला दिवस पर उन्होंने इसे लेकर न सिर्फ अफसोस जाहिर किया, बल्कि उन शब्दों को हटाने का उपक्रम भी किया। प्रधान न्यायाधीश ने पुस्तिका जारी करते हुए कहा भी कि महिलाएं पुरुष के अधीन नहीं, बल्कि संविधान में उन्हें बराबरी का हक है। उनके प्रति किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे उनका सम्मान आहत होता हो। इस पहल से निस्संदेह अदालत की भाषा में महिलाओं की सम्मानजनक जगह बनेगी। यह उन तमाम संस्थाओं के लिए भी नजीर बनेगी जो बिना सोचे समझे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसका असर बौद्धिक समाज और फिर उसके नीचे समाज पर भी दिखना शुरू होगा। दरअसल शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने के बावजूद महिलाओं के प्रति हमारे समाज का नजरिया संकीर्ण है। उन्हें अपमानित करने की मंशा से लोक और शास्त्रीय भाषा में भी बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़ लिए गए हैं जिन्हें गाली कहा जा सकता है, मगर इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द
गढ़े गए हैं जो अपमानजनक हैं और सामान्य कामकाज की भाषा में रूढ़ हो चुके हैं। मसलन बिन ब्याही माँ। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी जगह केवल माँ शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। ऐसे शब्दों की सूची लंबी है। जब शीर्ष संस्थाएं भाषा को लेकर सावधानी बरतना शुरू करती है तो उसका प्रभाव नीचे तक पहुंचता है और लोग सामान्य व्यवहार में भी उसे उतारना शुरू कर देते हैं। उम्मीद बनती है कि लोग अब महिलाओं के प्रति इन रूढ़ शब्दों से परहेज करेंगे। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव के अनेक स्तर हैं। उनमें भाषा भी एक है। संविधान में महिलाओं और पुरुषों के बीच के भेद को समाप्त करने के लिए समय समय पर कई प्रावधान किए गए, मगर उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को परिष्कृत करने का प्रयास नहीं किया गया था। अब वह सुनिश्चित हो सका है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय की ताजा पहल महिलाओं के प्रति समुचित भाषा न्याय है। दैट्स ऑल। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे जिनमें उनकी रिक्वेस्ट थी कि डिक्टेशन प्लीज़ 10 मिनट की दी जाए ताकि एक ठीक ठाक प्रैक्टिस की जाए। तो उसी में से आज ये प्रयास है, पहली बार कर रहे हैं, ठीक, जिसमें 2 डिक्टेशन कंबाइन की गई हैं और 10 मिनट से ज़्यादा आई थिंक होगा इसका ड्यूरेशन, ठीक। हालांकि आप लोगों को दिन में 1 से ज़्यादा डिक्टेशन पिछले कई बार दी गई हैं जिनमें मैक्सिमम 3 डिक्टेशन दी गई हैं और मिनिमम 1 से 2, ठीक। तो आप चाहें तो उस पर भी प्रैक्टिस लगातार पूरे दिन भर की डिक्टेशन कर सकते हैं और एक वीक में मिनिमम 10 से 13 या 14 तक की डिक्टेशन एक वीक में दी जाती है चैनल पे, ठीक। तो यदि आप कुछ डिक्टेशन मिस करते हैं या आपको कुछ लगता है कि कुछ डिक्टेशन मेरी इस वीक में गड़बड़ रही हैं जिनको मैं सही से नहीं लिख पाया हूँ, तो प्लीज़ संडे को सबको रिवाइज कर दिया करिए, ठीक, या नोट डाउन कर दिया करिए एक पेज में कि इस दिन का एडिटोरियल लिखने में मुझे दिक्कत आई थी, तो संडे को उसको रिपीट कर दिया करिए। दैट्स ऑल। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ शेयर किया करें, ठीक। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।